सामको नाज़रीन, यू वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बहुत अरसे से ये बहस चल रही है कि मुल्क चल तो रहा है लेकिन किस तरह से चल रहा है, और जिस तरह से चल रहा है उस तरह से मुल्क चला नहीं करते। हम पिछले कुछ अरसे से कुछ जो हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, जिसमें सुहेल वड़ाई साहब भी शामिल हैं, जिसमें कुछ दीगर भी शामिल हैं, वो बार बार उन मसाइल की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। बात यह है कि आपको जितनी भी सपोर्ट हासिल हो, आपको जितनी भी आपका एक पेज हो, लेकिन मुल्क ने चलना है तो फिर सियासी जमातों ने भी आगे चलना है। लेकिन अगर मुल्क नहीं चलेगा, और जब हम ये बात करते हैं कि मुल्क नहीं चलेगा, तो हकीकत इस वक्त ये है कि जितने भी माशी जो इंडिकेटर्स हैं वो अगर हम बात करें तो वो पता नहीं हमें गिनवा देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुल्क में इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। मुल्क में इस वक्त जो गर्दिशी कर्जे में, ये पूरी डिटेल है जो मैं ज़रा आपके सामने यहाँ पे रखना चाहती हूँ। और लेकिन एक बात जो हमें समझ में आ रही है, जो हम अपने सराउंडिंग्स में होती देख रहे हैं, वो वही होती देख रहे हैं जब तब्दीलियों के इशारे होते हैं या किसी ना किसी के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे होते हैं। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो एक नज़र में, सुहेल वड़ाई साहब से किसी ने पूछा कि आप ये क्यों कह रहे हैं, सब कुछ तो सही है, एक पेज है, सब एक दूसरे की कदर कर रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, आपको इकनॉमिकली ग्रो करना है, जो कि नहीं हो रहा। सिंपल सी बात यह है कि वज़ीर आज़म इजलासों में शिरकत नहीं करते। तकरीबन 84 इजलास हुए कौमी असम्बली के, वज़ीर आज़म ने उनमें से सिर्फ 6 इजलासों में शिरकत की है। अगर आप उनके टेन्योर में गैर मुल्की दौरे उठा लें तो 50 से ज़्यादा आपने मुल्क से बाहर आपने विज़िट कर लिए। पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। ज़र मुबादला के ज़खायर का हजम 22 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। तजारती खसारा 29 अरब 47 करोड़ 10 लाख डॉलर पहुँच गया। तजारती खसारे में सालाना बुनियादों पर 21.6% का नुमाया इजाफा हुआ है। माली साल 2025-26 में मजमूई बरामदात में 30.126 अरब डॉलर रही, जो कि गुज़िश्ता साल की निस्बत तकरीबन 6% कम है। दरामदात का हजम बढ़कर 69.597 अरब डॉलर पहुँच गया, जिसमें 7.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसको डिस्करेज करना होता है। फिर तरसीलात ज़र की अगर हम बात करें तो 38 अरब डॉलर के करीब है माली साल में। इसका भी एक बैकग्राउंड है, जब मुल्क में महंगाई होती है तो जो मुल्क से बाहर पैसा जो 1000 डॉलर भेज रहा था उसको कम से कम 1200-1400 रुपये डॉलर भेजने पड़ते हैं। बिजली और गैस का मजमूई कर्जा, जो गर्दिशी कर्जा है, सर्कुलर डेट जिसको हम कहते हैं, वो 5100 अरब रुपये तक पहुंच गया। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 97,037 अरब रुपये तक पहुंच गया। 3 लाख से ज़ायद हर शख्स, मैं और आप, मकरूज़ हो चुके हैं। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 13.52% तक पहुँच गई। गुर्बत की शरह 29% तक पहुँच गई। मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 7.1% तक पहुँच गई। 59 लाख अफराद इस मुल्क में बेरोज़गार हैं और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, मुल्क के हालात बेहतर हो, मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आए, या आप मुल्क का जो लोकल आपका इन्वेस्टर है उसको आप इस काबिल करें या उसको आप कॉन्फिडेंस में लें और वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा तो फिर कैसे चलेगा? गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मुज़म्मिल असलम साहब खैबर पख्तूनख्वा में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। राना एहसान साहब, मुल्क ऐसे चलते? आपने जो फिगर्स दिए बिल्कुल आई एम श्योर वो दुरुस्त होंगे, उनको मैं कंटेस्ट नहीं करूँगा। देखें, हमने पिछले साल 3.7% की ग्रोथ की और इस ग्रोथ के साथ हमारा जो है कोई करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल 1 बिलियन के अंडर ही है। अभी फाइनल फिगर्स आएंगे, ऑब्वियसली आने वाले होंगे या आ चुके होंगे, तो वो इट इज़ इन अ कंट्रोल्ड फॉर्म। तो हमने कोई डॉलर्स में कोई मैसिव कोई खसारा नहीं किया और हमने ग्रोथ दिखाई है। डेफिनेटली इस मुल्क की ज़रूरत है कि ये 8% पे ग्रो करे, 6% पे ग्रो करे, लेकिन अगर उस ग्रोथ के साथ एक बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाए जिसको आप फाइनेंस करने के लिए फिर बड़े मसाइल हों और फिर आपका ग्रोथ रेट गिर जाए, तो हमें अब बूम बस्ट साइकिल की ज़रूरत नहीं है। हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ के ऊपर हैं। और बिल्कुल देखें, मसला ये है कि पाकिस्तान की लेबर फोर्स जो है वो तकरीबन हर साल कोई 20-22 लाख बंदा जो है वो फ्रेश लेबर फोर्स में एंटर होता है। उसके लिए हमें मिनिमम 5.5-6% पे हम ग्रो करेंगे तो उसको ऑब्जॉर्व करेंगे। लेकिन आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जिस तरह आपने ऑलरेडी बताया कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 40 बिलियन डॉलर का लगभग जो है वो हुआ है इस साल। तो अब आप सोचें कि यही अगर हम इस साल 6% पे ग्रो करते
तो ये आपकी इंपोर्ट अगर लेड होता तो ये 50 अरब पे होता। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इस स्ट्रक्चर को, इम्बैलेंस को भी बेहतर करना है, और हमने ऐसी ग्रोथ करनी है कि करंट अकाउंट डेफिसिट ना हो। तो ये चीजें देखें, गुर्बत में कमी कब आएगी? जब आपका मुल्क जो है वो 6-7% पे लगातार ग्रो करेगा। जब वो लगातार ग्रो करेगा, जॉब क्रिएशन होगी, तो ऑब्वियसली गुर्बत के अंदर जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, तो ये गुर्बत में भी कमी आएगी। तो हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पे जा रहे हैं। हमने चीज़ों को काबू किया है, फिस्कल डिसिप्लिन लेके आए हैं, प्राइमरी सरप्लस किया है, रिजर्व्स बिल्डअप किए हैं। महंगाई जो है वो बिल्कुल पेट्रोलियम प्राइसेस ड्रिवन थी, जो अब वापसी का सफर जिन्होंने शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। माजरत के साथ जब आपने बढ़ाने थे जी। तो आपने यूं करके बढ़ाया, और वापसी का सफर स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, क्यों? देखिए, उसके ऊपर आप उसकी बुनियादी, एक तो हमने 109 रुपए पेट्रोल के अंदर पीक से कमी की है अब तक, तो काफ़ी तेज़ी से कमी हुई है। अभी एनालिसिस यही है कि 11 रुपए से जो है वो कीमतें कम होनी चाहिए थी, लेकिन कमी सिर्फ 2 रुपए की लगभग आई है। उसकी वजह, एक तो हमने जो हमारे इंटरनेशनल और IMF के साथ जो मुआहदा था, हमने जो क्लाइमेट लेवी है उसको डबल किया है, 2.5 से 5 रुपए किया है, लेकिन उतनी हमने कमी जो है वो चले हमने पेट्रोलियम लेवी में भी की है तो उसके आपने। अलावा सर, पेट्रोलियम लेवी तो उसूलन होनी नहीं चाहिए, यू नो वेरी वेल, उसूलन होनी नहीं चाहिए। वो जब हुकूमत क्राइसिस में होती है तो एक इमरजेंसी टैक्स लगाया जाता है, जो खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमने 2009-10 में किया बिकॉज ऑफ फ्लड्स, लेकिन वो कंटिन्यू रहा। खान साहब ने शायद 0 भी किया था मेरा ख्याल है। हमने तो अब इस साल बजट किया है, पेट्रोलियम लेवी का एक हदफ है, वो तो हमने इस साल लेना है पेट्रोलियम लेवी, वो तो इट इज अ बजटेड आइटम है, और हम उस टारगेट को अचीव करेंगे। और पेट्रोलियम लेवी देखें, जिन मुल्कों में टैक्स टू GDP कम हो, वहाँ आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ता है, और जब हमारा टैक्स टू GDP रेशो बेहतर होगा तो हम ये रिवर्सल भी शुरू। चले मुज़म्मिल असलम साहब, अब मामला ये है कि इससे जो हमारा GDP वो 3.7, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब आपकी हुकूमत गई थी उसके बाद इकनॉमिक सर्वे आया था, उसमें 5.9 था, और अब वो ये कह रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो गुर्बत का ग्राफ नीचे होगा, वो तब होगा जब 6 to 7% हमारा GDP अचीव होगा। ये होगा कभी? देखें, 5 साल 5 बजट दे दिए, आए तो ये इसीलिए थे कि कुछ उसमें बेहतरी करेंगे, तो उल्टा इन्होंने उसको बेहतरी करने की जगह उसको जो है ख़त्म ही कर दिया ना, किस्सा ही मुका दिया, जिसे कहते हैं कि ना ग्रोथ हो ना रोजगार हो, तो वो जो है इन्होंने किस्सा ही मुका दिया। अब देखें, मेरी बात सुने, नादिया ये कह रहे हैं कि मुल्क 3.7% रफ्तार से ग्रो किया। मैं अब आपको ग्रो की मिसाल दे देता हूँ। अभी इस वक्त हम 3 लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। 1 साल पहले हम तीनों की आमदनी थी 1,000 रुपये, तो पूरे मुल्क की, हम समझे कि हम 3 ही लोग से मिल के मुल्क बना, तो मुल्क की GDP हो गई 3,000 रुपये, ठीक है ना। अब वो जो है इस साल हुआ क्या कि राना एहसान और मेरी जो है 1,000 ही रही आमदनी, आपकी जो है ना 1 से बढ़ के 3,000 हो गई। अब जी ऐलान हो गया कि मुल्क में 5,000 रुपए की जो है GDP हो गई। तो ये मैंने वजीर आजम साहब को मिसाल दी थी, और इस तरीके से दी थी कि पूरा कमरा जो है वो, उसमें सारों की आमदनी उतनी ही रही जो पिछले साल थी, और आपकी आमदनी 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गई, तो इस कमरे की औसत आमदनी बढ़ गई। लेकिन सिर्फ आपकी आमदनी बढ़ी, औसत नहीं बढ़ी, तो उसमें वो हंसने लगे। उन्होंने कहा भाई मेरी भी नहीं बढ़ी आमदनी, ठीक है ना। तो ये जो GDP के नंबर है ना, ये नंबर इस तरीके से हमारे जैसे मुल्कों में जो है ना, आप ये कह लें चूरन बेचा जाता है या ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। असल बात आपने खुद कर दी, और जो आपने सारे नंबर बताए, अब आप ये सोचेंगे इस मुल्क की बरामदात $30 अरब है, और रेमिटेंसेस $40 अरब है। अच्छा, राना साहब ने बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, और बहुत मतलब बात भी अच्छी मुनासिब करते हैं। राना साहब ने कहा कि हमने मुल्क की बूम बस साइकिल ख़त्म कर दी है। अभी महीना पहले जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही थी, क्या क्या काम किए इसमें इन्होंने एक दिन वर्क फ्रॉम होम कर दिया, इन्होंने जो है पाबंदियां लगा दी सारी चीज़ों पे, दरामदात पे भी वो कर दिया, बिजली और मतलब वो LNG पहले से ही इन्होंने सस्पेंड कर दी थी, ठीक है ना। तो ये बूम बस साइकिल पे अगर इन्होंने कंट्रोल कर दिया, तो ये ओवरनाइट फिर ये सारे पैनिक क्यों कर देते हैं? तो कहने का मतलब ये कि इनके पास वसाइल नहीं है। और रहा सवाल ये कि आजकल की जो नई कहानी शुरू कर दी है कि देखें 4 साल से मुल्क का बैरूनी कर्जा नहीं बढ़ाया।
ओ भाई आप बैरूनी कर्जा तो आप तो घूम रहे हो, 50 दौरे जो किए वो किस लिए किए थे आपने? IMF को बार बार फोन वजीर आजम साहब को आखिरी में क्यों करना? आपको दे ही नहीं रहा कोई। आप वो नहीं, वो जो बैंक में वो क्या CIB लिस्ट होती है, अगर आपका उसमें नाम आ जाए तो आपको कर्जा नहीं मिलता अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ना करें। तो हमारी CIB लिस्ट इतनी खराब हो गई कि एक फ्रेंडली कंट्री ने ही पैसे मांग लिए थे बीच में, ठीक है ना, वो तो अल्लाह का शुक्र है दूसरी फ्रेंडली कंट्री ने दे दिए थे, मैनेज हो गया। तो हाँ, तो ये जो आपका मकामी कर्जा है जो आपने खुद बताया 97,000 अरब, ये 2022 में 43,000 बिलियन था। चले वक्त हुआ है मुख्तसर सा ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसको यहीं पे कंटिन्यू रखेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। राना एहसान साहब, आम आदमी की जब समझ में आने की बात होती है तो आम आदमी को गर्ज ये होती है कि पेट्रोल सस्ता हो जाए, और अगर आप ये कह रहे हैं कि हम ग्रेजुअली कम कर रहे हैं लेकिन महंगाई में कमी वाक़ई नहीं हुई, जो LPGs की रेट कम हुए उसका असर जो है वो नहीं हुआ, उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि वाकई कम हो रही हो। महंगाई यहाँ पर कम नहीं हो रही, गुर्बत यहाँ पे बढ़ रही है, कर्ज़ों पे कर्ज़े हम यहाँ पर ले रहे हैं, सर्कुलर डेट हमारा बढ़ा चले जा रहा है। वज़ीर आज़म, मुझे समझ में नहीं आता, 50 दौरे कर लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं दौरे करके? क्या मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं आप मुल्क में? तो हम कहें कि आप वहीं रहें, आप वहाँ रहें और मुल्क चलता रहे, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। फिर प्लस ये कि आप इजलासों में शिरकत नहीं करते। तो मुल्क, मैं तो सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ कि मुल्क इस तरह से चला करते हैं, जब आपके पास मुल्क में पैसा नहीं है चलाने को, तो मुल्क कैसे चलेंगे? और पैसा लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सिंपल क्रिप्टो के अलावा पैसा लाने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको एक चीज हमें समझनी होगी कि इस मुल्क के 2 सूबों में तो एक जो है दहशतगर्दी के वाक़यात आपके सामने हैं, और 2 सूबों के अंदर जो माशी सूरत हाल है उस दहशतगर्दी की वजह से वो भी आपके सामने। तो इस माहौल के बावजूद कि आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है और वो भी नेशनल सिक्योरिटी की वजह से बंद है, हमने 3.7 की ग्रोथ की। और ग्रोथ का देखें, अब आप इसको कहें कि पर कैपिटा बढ़ा है, आप कहें कि ये जो आमदन बढ़ी है ये मखसूस लोगों की बढ़ी है और ये इकोनॉमी की नहीं बढ़ी, तो ये डिबेट तो कभी नहीं ख़त्म होगी। बात ये कि आपके जो ओवरऑल GDP पर कैपिटा भी बढ़ा है, आपकी एक आपका जो आपने डेट की बात की, डेट टू GDP भी रिड्यूस हुआ है एज अ परसेंटेज, उसमें कदरे बेहतरी आई है। तो आपके ओवरऑल जो फिस्कल और मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत बेहतर हुए। अब चैलेंज एक ही है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब तक ये मुल्क 6-7% पे ग्रो नहीं करेगा, आपको गुर्बत की शरह में कमी होती नज़र नहीं आएगी। क्या हमारे पास आज हमारी मईशत के अंदर वो स्ट्रक्चर मौजूद है कि हम 7% पे ग्रो करें और हमारा खसारा ना हो, जो डॉलर खसारा है जिसको फिर हमारे लिए फिर रिजर्व्स ना गिरे और फिर हम भूखे पल जो हमारी ग्रोथ रेट है ना गिर जाए? आपने ये तो बताया कि PTI की ग्रोथ रेट 5.9% थी, लेकिन 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट भी था, डॉलर का खसारा भी था, जिसकी वजह से हम भूखे पल अगले साल गिरे। माजरत के साथ सिंपल बात करती हूँ, पाकिस्तान में कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है? पाकिस्तान के जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो मुल्क से चले गए, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल थी वो मुल्क से चली गई। आप फैसलाबाद चले जाएं, वहाँ पे जो कपड़े की सनत है, आप तो खुद फैसलाबाद से, हमें एप्टिमा के लोग बैठ के यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ तो सनतें बंद पड़ी हुई हैं। सर ये मुझे ये बताएं, ये चीज़ें बताएं, मुझे वो इंडिकेटर्स ना बताएं जिसका ना मुझे कुछ समझ आए और ना उसका लेमेन पे कोई असर हो। देखिए, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में कमी नहीं आई इस साल, उसमें गालबन बराबर है या थोड़ा सा इंक्रीज है। तो उसमें वर्ल्ड मार्केट के भी इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये आपने ये चीज़ें देखी हैं। कोई यहाँ कोई, मैंने आपको बताया था कि कोई भी बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर देखता है कि उस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर। अब हमारे पास बहुत इंटरेस्ट है बलूचिस्तान की माइनिंग के अंदर, KPK की माइनिंग के अंदर, तो क्यों नहीं रियलाइज हो रहा? क्यों नहीं वहाँ कंपनीज जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से है। तो बहुत सारी हमारी ठीक करना ना, माजरत के साथ हुकूमत नहीं कर रही, उसके लिए नहीं, हम तो कर रहे हैं ना, हम लोग तो जो है जंग लड़ रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं अफवाज डेली बेसिस पे, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, सूबों का उसमें मेजर हो रहा है। हम उससे हम अफगानिस्तान के साथ एक जंगी सूरत हाल में, तो हम उसको डील कर रहे हैं। हम उसको अभी ईरान के जो साथ एक सैंक्शंस अगर लिफ्ट हो जाती है तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है बलूचिस्तान के लिए माशी तौर के ऊपर बेहतरी के रास्ते पे गामजन होने के लिए। ठीक है, तो ये चैलेंजेस हैं, ये वो हकायक हैं। देखें, अब आप एक चाइनीज आता है इस मुल्क के अंदर, तो उसको जब तक उसके पास स्क्वाड ना हो, प्रोटेक्शन ना हो, मूवमेंट नहीं कर सकता।
ये वो चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी रिलेटेड जिसकी वजह से, और अगर आपका मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था या आपकी क्रेडिट रेटिंग नीचे थी या आपके जो रिजर्व्स नहीं थे या आपकी करेंसी अनस्टेबल थी, तो किसी ने नहीं इन्वेस्टमेंट करनी थी। वो सारे मसला इंडिकेटर ये है बेहतर कि हुए। अभी भी आप कहते हैं कि रिजर्व हमारे बेहतर हो गए, करेंसी हमारी स्टेबल हो गई, इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं है। मुज़म्मिल असलम नहीं साहब, नहीं, तो प्लीज। मैं ये आपको यही बता रहा हूँ ना कि ये वो फाउंडेशन है जिसके बगैर जो हमने बिल्ड की है पिछले 2-3 अगर 2.5 साल की ये हुकूमत, आप पिछले भी 1.5 साल डाल दें, लेकिन अगर ये फाउंडेशन बिल्ड ना होती। राना साहब मुझे वन लाइनर दे, ये जो फाउंडेशन आपने बिल्ड की है इसमें कितना अरसा मैं एक्सपेक्ट करूं? 1 साल, 2 साल, 3 साल कि आप लोग बेहतर कर जाएंगे? या हमारी 2.5 साल का टेन्योर है, 2.5 साल में हमने डिलीवर करना है। अगर हम ना कर सके डिलीवर तो आप बिल्कुल हमें आप कानों से पकड़ लीजिएगा। पक्का? मुज़म्मिल असलम साहब जरा मुझे समझा दीजिए कि मैं कितना साल वेट करूं अगर इन तमाम बातों पे मैं यकीन कर लूं कि फाउंडेशन बिल्ड हो गई है, बस अब ये कुछ अरसे की बात है। देखिए, आपने तो पेन ही तोड़ दिया सारी बात करके कि अगर फॉरेन सरमायाकारी आती है तो वजीर आजम साहब 50 दौरे वापिस ही ना आए मुल्क में, तो आपने तो अपनी बातों में मैंने बोल कहा दिया। अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर मैं भी कहती कि वो वहीं रह जाए, पैसा भेजते वहीं रह जाए ना, तो आपने तो बता दिया, फैसला दे दिया। देखिए, पहले अक्सर मैं और आप कराची से हैं, और आप जब कराची आती हैं तो आपका दिल दुखता है कि मैं आई थी पिछली दफा, ये सड़क जो है बनना शुरू हुई थी, ये मजीद और खुद गई है। तो अब वो जो कराची वाला मॉडल है ना, जो तरक्याती, वो जो है ना, PMLN ने भी पकड़ लिया मुल्क की तरक्की के लिए। है ना? और जैसे जैसे, हाँ, तो इत्तेहादी अब जैसे जैसे 5 साल पूरे होंगे ना, ये फिर वही तकरीर करेंगे कि एक मौका और दे, हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे, इसको पेरिस बना देंगे, इसको यूरोप बना देंगे। तो वो वही वाली लाइन है जो आपने सवाल पूछा कि कितना अरसा लगेगा। मैं देखिए एक राना साहब से बात पूछता हूँ, और आप भी जरा इसका, अगर शायद आपके पास मुमकिन हो जवाब हो, क्योंकि आपके यहाँ रोज मेहमान आते हैं। अगर इतनी अच्छी मईशत हो गई थी तो पाकिस्तान की तारीख में 78 साल में पहली दफा वफाक को सूबों से मदद मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई कि भाई हमें पैसे दो? खैर, हमने तो दिए नहीं, हमने तो इमरान खान साहब की मुलाकात पे सारा कुछ रख दिया है। तो ये हालात हो गए इनके। नहीं, वैसे आपको देने भी नहीं थे। हाँ, आपको देने भी नहीं थे, मतलब आपको जो मिलने थे वो कट के मिलने हैं, आपको नहीं देने। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे ही सर राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं। राना सनाउल्लाह भी जो है ना, वो इतने ही तालीम याफ्ता है मईशत में जितने मैं और आप हैं, ठीक है? आपको तो आप तो खैर है, मुझे कह सकते हैं आप। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब के साथ मैंने प्रोग्राम में बैठ के उनको समझा दिया तो उन्हें समझ आ गई थी। मैं किसी जियो के प्रोग्राम में, हाँ, शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में था, उन्हें समझ आ गई थी। उन्होंने कहा ये ठीक कह रहे होंगे, ये आर्टिकल 164 के तहत पहले पैसे सूबों के पास आएंगे और फिर वापस करेंगे। अच्छा, उससे पहले ये हो ही नहीं सकता, वफाक वहां रोक ही नहीं सकती। तो मेरा तो सवाल ये है, सॉरी एक सेकंड, राना साहब ऐसे ही है? देखिए, मुज़म्मिल साहब भी इसी बात पे प्रोग्राम हुआ था। राना साहब ऐसे है? जहांगीर के साथ नहीं, मुज़म्मिल साहब ठीक कह रहे हैं जी, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। चले, ठीक है ना। तो इसमें मैं ये सवाल मेरा ये है कि देखें, अगर हालात माशी तौर पे फिस्कल डेफिसिट भी नीचे आ गया था, कर्ज भी नहीं ले रहे, ये तमाम चीजें हैं, तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि 1100-1200 अरब, और फिर कह रहे हैं कि 1 साल नहीं अगले 3 साल तक आप देते रहे? तो ये इस सारी चीज के अंदर जो है ना जवाब है कि माशी तौर पे मुस्तहकम नहीं है चीजें, माशी तौर पे मुस्तहकम नहीं है। मैं प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करूंगी आपके लास्ट इसी सेंटेंस पे। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपका, मुज़म्मिल असलम साहब आपका भी। बात मुख्तसर सी ये है कि मुल्क शायद जो शब्बर जैदी साहब है वो बिल्कुल सही कहते हैं कि इस मुल्क में अगर कोई हुकूमत ना भी हो ना तो ये मुल्क चलता रहेगा, ये मुल्क ऑटो पे चलता है। और इसका हकीकतन या तो ये ऑटो पे चल रहा है या ये अल्लाह की दुआओं से चल रहा है। इसके अलावा तो इंसान का, हुकूमतों का इसमें फ़िलहाल कोई लेना देना हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं इसे ब्रेक पे जाने से कबल एक बड़ी दिलचस्प चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद फ़ारूक सत्तार साहब हमारे साथ होंगे। बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और फ़ारूक सत्तार साहब ने की है और टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा एक जदीद तारीख की सबसे शर्मनाक और रुस्वा एक सियासी कहानी है वो मुख्तसर से आपसे शेयर कर देती हूँ। जो बरतानवी अखबार है गार्डियन, उसने एक रिपोर्ट में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जो गैर मुल्की अवार्ड्स मिले हैं उस पर सवालात उठाए, उन एजाज़ात पर सवालात उठाए और कहा है कि इनमें कई एजाज़ात उनके दौरों से चंद रोज़ कबल ही मुतारिफ़ कराए गए हैं और इस तरह से वो अवार्ड समेट के अपने मुल्क वापस आ गए हैं। और उस पर रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी इन एजाज़ात को भारत के बढ़ते हुए आलमी रसूख का एतराफ़ करार देती है, जबकि भारतीय अपोजिशन और नाकदीन इन्हें मोदी की शख्सियत साजी और सियासी इमेज
बिल्डिंग से जोड़ रहे हैं, तो इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और यकीनन जो न्यूज़ से वाकिफ़ हैं, आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने MQM के सीनियर रहनुमा, उन्होंने बड़ी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि जी आप अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, जो मुतालबात जो कि 30 मार्च 2022 में हुए थे, किए गए थे और बाकायदा तौर पर एक ड्राफ्ट बना था, एक एग्रीमेंट हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ भी और नून लीग के साथ भी, अगर अभी भी आप ये नहीं करते तो फिर हमें अपोजिशन में समझें या हम इस हुकूमत का इत्तेहाद ख़त्म कर देंगे और उसके ख़िलाफ़ सड़कों पर आ जाएंगे। कितनी सीरियसनेस है और कितना बड़ा ये ख़तरा हो सकता है हुकूमत वक्त के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपके जो ये जो पॉइंट्स थे, जो आपके मुतालबात थे, जो आपकी गुस्सा था, उस पर बात करने से पहले ये टाइमिंग्स, हमेशा जब सियासत होती है तो उसके टाइमिंग्स को बड़ी अहमियत दी जाती है। अभी तवातुर के साथ कुछ इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं कि MQM का मंजर आम पर आ जाना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और फिर ये कहना कि जी आपने हमारे मुतालबात नहीं माने, जो कि 2022 से नहीं माने जा रहे, हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। ये इत्तेफाकिया है या गैर इत्तेफाकिया है? नहीं देखें, इत्तेफाकिया ही होना चाहिए क्योंकि अवाम का दबाव बहुत ज़्यादा है MQM पाकिस्तान पर भी। और हम ये समझते हैं कि अब अगर इस हुकूमत का दौरानिया पूरा होगा इंशाल्लाह, तो भी अब 2.5 साल बचते हैं तक। देखें 2.5 साल तो हमारे वैसे ही निकल गए। ये तीसरा बजट था, इसमें भी हमने उनकी ज़बानी कलामी जो यकीन दहानियाँ थी, वज़ीर आज़म साहब, PMLN के जो वज़रा हैं उनकी टीम, हमने चले उनको मान लिया। लेकिन इस मरतबा कुछ यकीन दहानी ज़रूर उन्होंने ऐसी कराई जिसमें 140A के लिए कमेटी के क़याम पर वो आमादा हुए कि हम एक कंसेंसस और इत्तफाक राय बिल्ड करेंगे और जमातों के साथ, और आपका ये बिल लाएंगे और पास कराएंगे। गवर्नरशिप इंशाअल्लाह ताला उस पर भी कंसिडर करेंगे, MQM को वापस देंगे और पीपल्स पार्टी को समझाएंगे। वैसे तो 10वीं मरतबा हमें समझाया है, पीपल्स पार्टी की जो भी सेंसिटिविटीज या रेड लाइन है, तो भाई कहीं ना कहीं हमारी भी तो रेड लाइन होगी, तो इस बार कुछ थोड़ा समझा जरूर है। लेकिन हमने इस वक्त इसलिए कि अब एहतजाजी तहरीक के लिए लोगों की तरफ से बहुत दबाव बढ़ रहा है कि अब अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम एहतजाजी तहरीक की तरफ जाए, मैं एक मुख्तसर सा सवाल सॉरी आपसे करना चाहती हूँ। ये जो आपको यकीन दहानी कराई है कि गवर्नर भी वापस कर देंगे, 140A को भी उसी तरह से एम्पावर करेंगे, आइन का हिस्सा बनाएंगे, ये यकीन दहानी किसने कराई है? देखें वजीर आजम साहब की एक पूरी टीम है, वो ये कहती है कि गवर्नरशिप से इसलिए आपको महरूम किया गया कि पीपल्स पार्टी के साथ एक उनका माहिदा था और उनका मुसलसल दबाव था। पीपल्स पार्टी के मोतबर जराए ने हमें बार बार ये कहा है कि हमारा आपकी गवर्नरशिप छीनने में कोई हाथ नहीं है। तो इसलिए जब ये बात और वाजे हो रही है तो फिर ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह हम पीपल्स पार्टी से बात करें गवर्नरशिप की, भाई आपके माहिदा है, हम आपकी हुकूमत में, पीपल्स पार्टी आपकी एक हुकूमती एलाई है, हम आपके हुकूमती एलाई है, तो हमारी कहीं ना कहीं बात में वजन होना चाहिए। और अगर आपका कोटा भी आपने PDM-1 में हमसे माहिदा किया और जब दूसरी हुकूमत हमारे साथ बनाई तो आपने उनके साथ माहिदा कर लिया, तो ये सारी गलतियां तो आपकी है ना। उनके एक सीनियर वजीर के मुंह से निकल भी गया था कि ये हमसे गलती हो गई, हमें आपको इत्मीनान में लेना चाहिए था, या उस वक्त ऐसा कमिटमेंट पीपल्स पार्टी को नहीं देना चाहिए था और हमारी मर्जी हम किसी को भी गवर्नर दें, तो भाई आप ही की मर्जी होनी चाहिए। आपकी गवर्नरशिप के कोटे में पीपल्स पार्टी अगर करती हो तो कह रहे हमने तो नहीं हटाया, हमारा तो इसमें कोई दखल नहीं, तो हमने तो फिर पूरा प्रेशर अब रखना PMLN पर, और सिर्फ इस एक इशू पर नहीं, गवर्नरशिप पर, 140A पर भी, फिर जो अर्बन पैकेज है उस पर भी 7,000 अरब रुपए का टैक्स देते हैं, 7 अरब रुपए की खैरात मिल रही है। फिर हमारे लापता साथियों के लिए बार बार हम मसला उठाते हैं। इस बार आपने कहा कमेटी को एक्सेस देंगे, तो वो कमेटी को एक्सेप्ट करें, नोटिफाई करें, उसे एक्सेस दें। इसी तरीके से 2023 30 मार्च को जो माहिदा हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ, जिसके जामिन और गवाह आप थे, आपने उसकी जिम्मेदारी ली थी कि हम अमल दरामद कराएंगे, तो अब आपको किसी ना किसी तरह सूबाई हुकूमत से, वडेरों, जागीरदारों, पीपल्स पार्टी के बड़ों से अब उस पर भी अमल दरामद आप ही को कराना है, और उसमें भी 140 फहरिस्त है। तो मेरे ख्याल में अब पीपल्स पार्टी खुद आमादा है 140A पर। जो जस्टिस गुलजार अहमद शेख ने जो फैसला दिया था
वही तो हमारी आईनी तरमीम है। फारूक जब सत्तार आपने साहब, फैसले के मैं कानून को डॉक्टर साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर मैं आज की आपकी बातें सुनूँ ना तो 2022 में भी जब आपने पीटीआई से अलहदगी इख्तियार की थी तो यही एमक्यूएम बात करती थी कि हमारे साथ जो यकीन दहानियाँ कराई, हमारे साथ जो वादे कराए, हमारे साथ जो कमिटमेंट्स हुए, उनमें कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आता कि वो कहते हैं ना मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसता, लेकिन आप तो डसे चले जा रहे हैं। हर हुकूमत के साथ आप मुआहदे करते हैं और फिर 3 साल बाद, 2.5 से 3 साल बाद आप लोगों को याद आता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। आप पहले साल खामोश रहते हैं, बजट भी पास कराते हैं, आप दूसरे साल भी खामोश रहते हैं, बजट भी पास कराते हैं, फिर आप 26वीं आईनी तरमीम में भी हिस्सा डालते हैं, 27वीं में भी हिस्सा डालते हैं, 28वीं में भी बखुशी डाल देंगे। तो ये ऐसा ये साइकिल, और फिर जो ये इम्प्रेशन एमक्यूएम के साथ चिपक जाता है कि जी जब कुछ होना होता है, जब कुछ टफ टाइम देना होता है तो एमक्यूएम को चाबी दे दी जाती है। आप लोगों के मुतालबे बहुत जेन्युइन होंगे, बहुत जेन्युइन होंगे, लेकिन उसकी सीरियसनेस नजर नहीं आती। आप क्यों हुकूमत का साथ आप 3 साल से दिए चले जा रहे हैं अगर वो पहले साल में आपका कोई मुतालबा उन्होंने पूरा नहीं किया तो? देखिए, हमारी यहाँ पार्टी में भी मुशावरत हो रही है कि इनफ इज इनफ। अब हमें कहीं ना कहीं जो है वो कोई एक फैसला करना होगा। और जाहिर है कि बजट में भी चले, मान लिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो कहा ना कि ये आपको लॉलीपॉप दे देते हैं। हाँ। तो हम भी अब बिलावल भुट्टो जरदारी को जहां और पीपल्स पार्टी को भी हमने अपने निशाने पर रखा है, तो वहीं हमने अपनी तोपों का रुख PMLN और वजीर आजम और वफाकी हुकूमत की तरफ भी कर दिया। और हमने दोनों को बराबर का जिम्मेदार ठहराया जो आज कराची की सूरत हाल, कराची के हालात हैं। और इस कराची को इस दलदल से इसलिए भी निकालना है कि अब बहुत तेजी से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए जो इम्कानात रोशन हो रहे हैं, जो मौके मुयसर आ रहे हैं, जो हमारे जो पूरी दुनिया के साथ, तो उसमें मतलब यह है कि अगर कराची की हालत इज़ार यही रही तो शायद पूरे मुल्क के अवाम तो उसका कुछ फ़ायदा उठा सके, वहाँ तक तो उसके सम्राट जाएं जो एक मार्काई मईशत का सफर शुरू हो रहा है। तो उसमें कराची को हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है कि अब भी 60% कराची के दमो खम से वफाक का रेवेन्यू, सूबे का 90% कराची के बलबूते पर है, और इसी तरह 55% एक्सपोर्ट कराची से होती है। तो ये सारी बातें बार बार इसकी याद दहानी कराना, और अगर कोई एहतजाजी तहरीक जिसका अवाम पर दबाव है, अगर हमने कोई कॉल नहीं दी और हमने ये शुरू नहीं किया, तो मुझे लगता है कि अब अवाम खुद नौजवानों के जत्थे मुझे लगता है कि आएंगे और सड़कों पर बैठ जाएंगे। फिर क्या सियासी जमातें उनके पीछे चलेंगी? फिर क्या हम अपने आप को इररेलेवेंट कर दें? क्या इसके लिए हमने अपने 35 साल जो इस दश्त की सयाही में हमने जो है वो किए थे? तो मेरे ख्याल में अभी हम सब सोच रहे हैं इस पर। तो अगर एहतजाजी तहरीक शुरू करनी है तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि 2 गुजरा वहां मरकज में बैठे रहें? हमने कहा भाई ये फिर 22 सीटों के लिए इंतजाम करें, हम अपोजिशन में बैठेंगे और किसी वक्त भी हम स्पीकर को ये लेटर दे देंगे। बजट में आपने कहा है, लेकिन हमें कोई नजर आना चाहिए कि उसमें हिलजुल हुई है। ये नहीं हो सकता गुफ्तन डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह करे कि आपकी इस बात को हुकूमत वक्त भी इतना ही सीरियस ले, क्योंकि जब कराची की बात होती है तो चाहे वो PTI का दौर हो, चाहे वो नून लीग का दौर हो, वो नेग्लेक्टेड ही रहा है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग बार बार कहते हैं, इवन PMLN के रहनुमा भी कहते हैं कि जब MQM ये बात करती है या कोई कराची वाला ये बात करता है कि हम 70% या 65% हिस्सा डाल रहे हैं रेवेन्यू में, वो कहते हैं कि जी पोर्ट कराची में है जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था, वहाँ से अगर मुल्क भर के लिए जो भी चीज़ आती है वो वहाँ पर आती है, वो टैक्स देती है और वो मुल्क के दीगर हिस्सों में चली जाती है। तो ये एक बेनिफिट है। अदरवाइज कराची को इतना टैक्स नहीं दे रहा, ये सिर्फ पोर्ट की बदौलत है, और वो उसको काउंट करते हैं तो 60-65% कह देते हैं। बीबी थोड़ा सा आप अपनी रिसर्च को और आगे अगर बढ़ा लेना, तो पोर्ट से जो होने वाला रेवेन्यू है वो तो जब आपने WTO के साथ अपने एग्रीमेंट्स किए थे ना, तो आपने कस्टम ड्यूटी जो मुख्तलिफ इम्पोर्ट के मसनूआत और जो आइटम्स हैं उनके ऊपर तो बतदरीज आप कम कर रहे हैं, कहीं 5% है, कहीं 10% है। तो टोटल जो टैक्स पूल है रेवेन्यू का, उसमें आप देख लें कि सैलरीड क्लास अगर हजारों अरब रुपए का टैक्स दे रही है, कराची से 60,000 अरब रुपए का तखमीना है टैक्स के जाने का, तो उसमें पोर्ट का ज्यादा से ज्यादा 1000 अरब रुपए होगा, बाकी तो 6000 अरब रुपए हमारा डायरेक्ट टैक्स है। मैं क्लैरिटी चाह रही थी, मैं लोगों को क्लैरिटी इसलिए चाह रही थी कि लोग ये आर्गुमेंट कर रहे होते। अब आ जाते हैं वापस आपके मुतालबात।
नहीं तो फिर हुकूमत नून या वक्त कोई भी आर्गुमेंट करें ना तो फिर बरमला करें, आपको अकेले में ना बताएं, फिर ये प्रोग्राम में और हमारे सामने टाकरा हो और वो भी फिगर्स सर लेके आप बैठे और हम भी ये फिगर्स आपने जो लेके बैठे। क्लैरिटी दिया ऑन एयर जाएगी, जो बोल रहे थे उनकी ज़बानें बंद हो जाएंगी। अब आ जाते हैं आपकी इस तनकीद पर और इस अपोजिशन का। जो आपके मुतालबात हैं वो मनोन तस्लीम होते तो नज़र नहीं आते। तारीख ये बताती है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। क्या आपने ये फैसला आपकी पार्टी ने कर लिया है कि अब अपोजिशन बेंचेस में बैठना ही है, या बस अभी आप थोड़ा सा डरा रहे हैं? देखिए, अगर एहतजाजी तहरीक शुरू करनी है तो ये अवाम को तो हम सड़कों पे लाने की बात करें और हम वहां पर हुकूमत में आराम से बैठे रहें, तो ये दो चीजें एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। ठीक तो है। इसलिए जरूरी है कि हमें हमारे साथ गवर्नरशिप की अगर वापसी नहीं होती है और उसका कोई मतलब ये कि उनका कोई उन्होंने मतलब ये कि कोई दिल से इस बारे में हमें कोई यकीन दहानी अगर नहीं कराई थी, मतलब क्लियर बता दें, तो फिर हम भी फिर दूसरा रास्ता ले ना। फिर हम काहे को मतलब ये कि दो वजारतें लेकर वहां पर बैठे हुए हैं और अपने अवाम में जो हमें भी जो हमारे हम डिस्क्रेडिट हमारा तेजी से बढ़ रहा है, हमारा क्रेडिट खत्म हो रहा है, हमारी जो लोगों में एक ट्रस्ट है वो बुरी तरह से मुतसलसल हो रहा है। 2-2.5 साल में इलेक्शन है, अगले साल बल्दियाती इंतखाबात है, हम क्या मुंह लेकर इंतखाबात में बात जाएंगे? तो आपकी बिल्कुल सही है। आपने 2 वजारतों की बात की डॉक्टर साहब। देख सकते हैं कि हमारी 22 सीटों का ऑपोजिशन में बैठने का एहतमाम करे, वरना हमारी गवर्नरशिप वापस करें। नंबर 1, 140A पर जल्दी फैसला करें, जल्दी अपनी 8 रुकनी कमेटी का नोटिफाई करें, मुतारिक करें और हमारा बिल लाके उसे पास कराएं। नंबर 3, अर्बन पैकेज में फौरी इजाफा करें, 70 अरब रुपए, 7 नहीं 70 अरब। इसी तरीके से जो मिसिंग पर्सन उसकी कमेटी को भी एक्सेस दें, सारी मालूमात दें कि ये 150 अफराद जो अभी भी लापता है, उनके वेयर अबाउट्स क्या, उनकी वेलबींग क्या है, ताकि उनके अहले खाना की तसल्ली तशफ़ी हो और हमारी भी जिम्मेदारी पूरी हो। ये हमारी जिम्मेदारी है, एक बोझ है जो हम महसूस करते हैं अपने ज़मीर पर, अपने कंधों पर, तो हमें उस पे अपने लोगों को जवाब देना। हम शर्मसार होते हैं। अच्छा, कोई डेडलाइन दे रहे हैं आप, कोई टाइम फ्रेम दे रहे हैं, कोई डेडलाइन दे रहे हैं कि इस तक करें, वरना फिर हम एक एहतजाजी तहरीक चलाएंगे? इंशाल्लाह जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर बाद में जो अगला इंटरव्यू आपको देंगे उसमें डेडलाइन भी दे देंगे। आज मेरे ख्याल में इतना काफी होना चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ आखिरी सवाल आपसे करूंगी डॉक्टर साहब, जब गवर्नर साहब की वापसी की बात होती है ना, कामरान टिसोरी साहब, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे प्रोग्राम में थे, तो मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि ऐसी कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है, और अगर है तो हमें भी बता दें, हम भी उसको कह दें कि ये हमारी रेड लाइन है। फिलहाल तो ये हमारी कोई ना रेड लाइन है, ना हमें ऐसा कोई बताया गया है। तो ये फारूक सत्तार साहब का अपना मुतालबा, क्या फारूक सत्तार साहब आपका ये अपना है या पार्टी की लाइन है? और अगर ये पार्टी की लाइन है तो ये मुस्तफ़ा कमाल साहब को क्यों नहीं पता? देखिए, मुस्तफ़ा भाई ने वाली बात की थी शायद कौमी असेंबली के बजट इजलास में जो हमारी मुलाकात हुई, नहीं मेरे प्रोग्राम में की थी सर। उन्होंने सुना नहीं, वो उन्होंने उससे पहले की बात की थी। अच्छा। लेकिन जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने मुतालबा किया था कि गवर्नरशिप हमारा हक है, हमें गवर्नरशिप मिलनी चाहिए और हम वापस लेंगे। इन्होंने वहाँ असेंबली में कहा, आप पूरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें, जो असेंबली के बाहर वहाँ जो एक कमरा है जहाँ हम सब प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ का। और अब आप कुछ दिनों में 2-4 दिनों में देख लीजिएगा कि हमारे मुख्तलिफ MNAs, हमारे MPAs, जो भी हमारे स्पोक्समैन है, जिस फोरम पे जहाँ पर भी जाएंगे, इंशाल्लाह ताला गवर्नरशिप की भी बात करेंगे, अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की भी बात करेंगे और उसके साथ और ये गवर्नर जो है वो कामरान टिसोरी साहब ही होंगे या कोई और भी हो सकता है? करेंगे और गैस बिजली की लोड शेडिंग की बात करेंगे, पेट्रोलियम लेवी के खात्मे की बात करेंगे, गैस बिजली तेल की कीमतों में। सर गवर्नर कामरान टिसोरी को ही बनना है दोबारा या कोई और भी हो सकता है? मेरे ख्याल में अब ये तो देखें ना, पार्टी ही फैसला करेगी और जाहिर है हमारे पास फिलहाल कामरान टिसोरी भाई के अलावा उनसे ज्यादा बेहतर कौन सा गवर्नर हो सकता है जिसने पाकिस्तान के सारे गवर्नर के रिकॉर्ड तोड़ के एक अवामी गवर्नर होने का टाइटल हासिल किया। ये तो AU खान का गैस पेपर है, ये तो पेपर पहले से लीक हुआ हुआ। नहीं, मैंने कहा फारूक सत्तार साहब क्यों नहीं हो सकते? इसमें आपको सवाल करना ही नहीं चाहिए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। और गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर फारूक सत्तार। पॉलिटिक्स में टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अब इतना साल तकरीबन 18-20 साल सहाफ़त करने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि इस किस्म की बातें, इस किस्म के बयानात, इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इस किस्म के जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो वो किस वक्त होते हैं, अपनी बातें मनवाने के लिए भी होते हैं और थोड़ा थोड़ा डराने के लिए भी होते हैं। बट लेट्स सी, कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी, अगली आपको जब प्रोग्राम करेंगे उसमें डेडलाइन भी दे देंगे, तो बेहतर मौका है हुकूमत वक्त मुलाकात कर ले, कहीं देर ना हो जाए। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।